अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कराना चाहूँगा रिगार्डिंग द सैलरी टैक्स के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ के हम सोच समझेंगे कि थोड़ा-सा रीडिंग की हमारी हैबिट बनेगी कि इनकम ये जो हमारी सैलरी टैक्स है, इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि हमने बताया था कि सैलरी हमेशा रिसीट बेसिस पे टैक्स होती है। अदर देन दैट जो इसमें एग्ज़म्पशन हो या कोई भी चीज़ है, अगर सैलरी आपकी एग्ज़ेम्प्टेड होती है, जो कि हमने बताया था कि 41 से लेके 55 तक, वो हम अलग से एग्ज़ेम्पशंस पढ़ेंगे, फिर उसको रिलेट करेंगे। और सेकंडली हमने पढ़ा था कि सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो सैलरी का मतलब कोई भी चीज़ आपने अपने एम्प्लॉयर से रिसीव की हो इन इन एन एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, ठीक है? अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है एनी पे, ये मॉनेटरी बेनिफिट जितने हैं, इस सेक्शन में ये बता रहा है एनी पे, वेजेस, कंपनसेशन, जो रेम्युनरेशन प्रोवाइडेड, ये सारी चीज़ें जो है, जो क्लॉज़ है, ये इससे रिलेटेड है कि भाई कि आपको एम्प्लॉयर ने कोई चीज़ दी है। यहाँ पे लिखा है अनप्रेज़ेंट सिचुएशन, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को, जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी पे काम करते हैं, उनको एक पैसे देते हैं कि भाई आप अपने लिए कोई वो ग्लव्स वगैरह खरीद लें, सही है ना? ताकि आपको लगे, तो वो भी सैलरी का पार्ट है। होना नहीं चाहिए, बट लॉ में लिखी चीज़। प्रेक्विजिट्स सेक्शन नंबर 13 में कवर है। यहाँ पे हमने फिर वही बताएँगे, अलाउंसेस के बारे में हमने बात की थी कि भाई अलाउंसेस जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमेशा टैक्सेबल होते हैं, उसके बाद अगर उसकी एग्ज़ेम्पशन प्रोवाइडेड ना हो तो। लेकिन आप ये सोचें कि कोई ऐसा अलाउंस जो कि मैं इसलिए एम्प्लॉयी को दे रहा हूँ, एक एम्प्लॉयर इसलिए एम्प्लॉयी को दे रहा है कि भाई वो आके प्रॉपर्ली ड्यूटी अपनी परफ़ॉर्म कर सके। जैसे पहले भी मैंने एग्ज़ाम्पल ली थी, फ्यूल अलाउंस की दी थी, कार अलाउंस की दी थी, मोबाइल अलाउंस की दी थी, एसएम अलाउंस की दी थी। तो ये जो है अलाउंसेस वो हैं जो कि एक, अगर एम्प्लॉयी को नहीं प्रोवाइड किए जाएँगे तो वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सकेगा। ठीक है दोस्तों? फिर उसने बताई थी ये बात कि भाई यार कोई भी अलाउंस ऐसा नहीं हो जो मंथली सैलरी के साथ अटैच हो ऑन फिक्स्ड बेसिस पे। अब देखिए, मैंने पहले भी इस पे डिस्कशन यही बात की थी कि देखिए, हमें नहीं पता कि पूरे महीने कितना चलने वाला है। अब आप ऐसा तो नहीं होगे कि हर वक़्त पेटी कैश से निकाल-निकाल के एम्प्लॉइज़ को देते रहोगे, ये तुम्हारा अलाउंस, सिम वो सिम का अलाउंस, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप मोबाइल की बात करते हैं, सिम अलाउंस की बात करते हैं, आप बोलते हैं भाई 3500 का पैकेज तुम करवा लेना या 3000 का तुम पैकेज अपना करवा लेना। वो ये भी सिमिलर टू दैट है कि भाई अब फिक्स नेचर का है, बट अगर मैं ऐसे थोड़ी करूँगा अभी, आज 1 कार्ड डलाया, कल 2 कार्ड डलवाए, फिर तीसरे प्रीपेड के कार्ड डलाता रहूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये बात गलत हो जाती है। सिमिलरली अब डी में आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर इनकम बाय एम्प्लॉयी जिसकी रिइंबर्समेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, यानी कि सारे वो एक्सपेंसेस जो कि एम्प्लॉयी बोले भाई आप काम करें सुकून से, आप सुकून से काम करते रहें, आपके पैसे जो है मैं पे कर दूँगा। ठीक है दोस्तों? इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें आती है, द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ, कोई भी इन लिeu ऑफ प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट इसमें पे किया गया है किसी भी तहत पे, इन एडिशन टू द सैलरी, अगर आपने कोई चीज़ ली है। क्या कहने का मकसद है कि जैसे बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि बहुत सीनियर पोजीशंस पे पहले से ही पैसे दे देते हैं कि भाई आप आने वाले तो हैं, अगले महीने से ज्वाइन कर लें, इस महीने की भी सैलरी आप ले लें, क्योंकि सैलरी टैक्स जो होता है वो पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर तीनों के एम्प्लॉइज़, तीनों रिलेशनशिप में होता है। हम आगे नीचे देखेंगे भी इसमें। सही है दोस्तों? तो ये कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इसमें लिखे हुए हैं, पेंशन, ग्रेच्युटी, हमने इसके बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, सही है। उसके बाद ये लिखा है वेयर एन एम्प्लॉयी पे टैक्स ऑन, ये वाला देखें सेक्शन, वेयर एन एम्प्लॉयी एग्री टू पे द टैक्स। अक्सर जगहों पर ये होता है कि एम्प्लॉयर बोलता है आपका टैक्स भी मैं बेयर करूँगा। तो उस सिचुएशन में आपकी सैलरी को ग्रॉस अप किया जाता है और उसके ऊपर देखा जाता है कि आपका आपका टैक्स बनता कितना है, वो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है। तो वो भी लाज़मी सी बात है, जो चीज़ भी एम्प्लॉयर पे करेगा एम्प्लॉयी को, वो सारी चीज़ें टैक्सेबल होंगी। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। नो डिडक्शन अलाउड का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी खर्चे-वर्चे होंगे वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये निकलता है कि लॉस जो है सैलरी में नहीं आ सकता। ये बात याद रखना। सबसेक्शन 5 भी यही वाली बात करता है इसी के, कि अगर आपके किसी एसोसिएट को भी पे किया है तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों?
एक चीज़ इसमें ये बताई गई थी कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर गोल्ड कोई ऐसा रिटायरमेंट बेनिफिट है जो कि पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, सुपर सुपर एनुएशन फंड से हटकर होगा, उसकी टैक्सेबिलिटी ये बनाई क्योंकि लॉ के पास कोई ऐसा क्लू नहीं था बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि बोला भाई आपकी एवरेज ले लिया कि पिछले 3 साल के टैक्स और उसको डिवाइड कर दो पिछले साल 3 साल की टैक्सेबल इनकम से, जो रेट बनेगा उसमें टैक्स हो जाएगा। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपको कोई एरिया मिले पिछले साल हो गया और पिछले साल जो टैक्स का रेट था कम था और इस साल ज़्यादा है, तो आप कमिश्नर से बोल सकते हो कि मैंने अपनी सैलरी टैक्स करवाई थी पिछले सालों के हिसाब से, तो इसका मतलब ये हो गया कि अक्रूवल बेसिस पे भी अकाउंटिंग यहाँ पे हो सकती है, सिर्फ एक सिचुएशन ही है। सही है दोस्तों। वैल्यू ऑफ प्रेक्विजिट्स, मेरी प्रेक्विजिट्स में यही बात आप लोगों से हुई थी कि देखिए प्रेक्विजिट्स वो चीज़ है कि जिसके अंदर अगर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है तो वो टैक्सेबल होगा, अगर नहीं लिखा तो वो एग्जम्प्ट होगा। अब इसमें गाड़ी भी है, डोमेस्टिक सप्लायर भी है, सब चीज़ें हैं। आप लोग को सबको पता है, कोई नई बात नहीं है कि 5% 10% के हिसाब से वो गाड़ी का होता है कॉस्ट के बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई हुई। मैंने एक चीज़ और डिस्कस की थी आप लोगों से कि भाई अगर आपके पास आपके एम्प्लॉय ने आपको लोन दिया है और वो एक 10 लाख से ऊपर का है, तो उस पे और इंटरेस्ट फ्री है या रिड्यूस रेट है, तो बेंचमार्क रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये याद रखें। ठीक है दोस्तों। सिमिलरली सारे सेक्शंस वैसे ही आप लोग अगर खुद भी पढ़ेंगे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आती है एसॉस, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉयर शेयर स्कीम का मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय बोनसेस डिलीवर कर दे रहा है, लेकिन बोनसेस नॉट इन टर्म ऑफ कैश दे रहा है। वो कह रहा है मेरी सब्सिडरी के या मेरे शेयर्स ले लो। ठीक है, अब मैं आप बोनस शेयर्स अनाउंस करता हूँ, आप मेरे शेयर्स ले लो। तो जब आपको वो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया उस वक्त उसकी सैलरी टैक्स नहीं होगा। आपने अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि शेयर ले लूंगा, तो वो आपकी सैलरी का हिस्सा होगा और उसकी जो वैल्यू होगी ना, अब वैल्यू डिटरमाइन करना होगा आपको कि भाई किस वैल्यू पे, तो वो डे एंड की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना स्टॉक एक्सचेंज की, वो कंसिडर होगी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसकी फेस वैल्यू पे कंसिडर होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया और मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद इसको बेच दिया, शेयर्स नहीं बेचे, ऑप्शन बेच दिया, तो उसका जो गेन होगा ना, वो भी मेरी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। उस गेन कैसे निकलेगा, इसमें सेक्शन में लिखा हुआ है आपके पास। अब फॉर एग्जांपल अगर ये काम करें कि भाई मैं ऑप्शन तक से बेच नहीं रहा, मैं शेयर्स जो है मार्केट में जाके बेच देता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपकी जो सैलरी टैक्स, आपकी जो गेन आएगा, वो बजाय सैलरी टैक्स में जाने के वो आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में। तो यही सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं इन सेक्शंस के अंदर, इन 3 सेक्शंस के अंदर। मैंने रिवीजन कराने का मकसद है, बहुत सारे लड़के लोग कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा चीज़ें, तो आप थोड़ा सा ऑर्डिनेंस से भी पढ़ा दें। तो अगर आपको कोई चीज़ समझनी है इसमें तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और कोई ऐसे कुछ क्यूरी हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वाइल प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनेंस पढ़ना लॉ की इम्प्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोग चीज़ें सीखना शुरू कर दें। अभी हम बहुत बेसिक लेवल पर हैं, जब हम बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि यार कितना वैल्यूबल है, कितना अच्छा ये चीज़ है एज कम्पेयर टू रिपोर्टिंग और ऑडिट्स है, क्योंकि इसमें नंबर्स में जवाब देना होता है, कभी कभी नोटिस आते हैं तो उसके ऊपर भी आपको डिपार्टमेंट से डिस्कस करना पड़ता है, हियरिंग्स करनी पड़ती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपकी, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई क्यूरी है किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।